Welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services Examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to Census 2027, and the second issue is related to India's demographic dividend trends, and the third issue is which sector are worst hit by tariffs. Fourth issue is India's dependence on coal rises. So let's discuss all the issues in detail. How is population census 2027 different from 2011? 2027 का जो पॉपुलेशन सेंसस होगा वो सेंसस 2011 से किस तरह डिफरेंट होगा? वाई न्यूज द pre-test exercise for the population census 2027 will be conducted in October and November. The Registrar General and Census Commissioner has informed. रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि पॉपुलेशन सेंसस 2027 के लिए प्री टेस्ट एक्सरसाइज अक्टूबर नवंबर में होने वाला है. 2027 census will be the first digital census and the first to enumerate caste in independent in India. 2027 का जो ये कास्ट सेंसस होने वाला है ये 2021 के कंपेयर में थोड़ा डिफरेंट होगा. फर्स्ट डिफरेंट थिंग जो होगा इसके अंदर वो ये होगा कि ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा एंड सेकंड इसके अंदर कास्ट को भी इनुमरेट किया जाएगा. अ मोबाइल ऐप विल बी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू कलेक्ट डाटा को कलेक्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पर मोबाइल ऐप का यूज किया जाएगा. About population census. Population census is a process of collecting, compiling, analyzing and disseminating demographic, economic and social data for all persons in a country. Population census एक प्रोसेस है जिसमें कंट्री के ऑल पर्सन्स का डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा को कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है एंड डिसेमिनेट किया जाता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक. पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है. द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के अंदर अंडरटेकिंग की जाने वाली लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में से इंडियन सेंसस एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. नोडल मिनिस्ट्री कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इंडिया के अंदर सेंसस जो कंडक्ट कराया जाता है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है. Until 1951, the census organization was set up for each census on an ad hoc basis. 1951 तक ईच सेंसस के लिए एक सेंसस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ता था. लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सेंसस कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948. इंडिया के अंदर जो सेंसस कंडक्ट कराया जाता है वो सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग कराया जाता है. सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अंडर सेंसस को यूनियन सब्जेक्ट के अंदर मेंशन किया गया है. इट इज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंडर सीरियल नंबर 69 के अंडर भी इसको मेंशन किया गया है. इट मीन्स हम देख सकते हैं कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सेंसस से रिलेटेड क्या क्या किए गए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर इसको मेंशन किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 के अंडर इसको रखा गया है एंड एक लीगल प्रोविजन इट मीन्स सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग इसके सभी प्रोविजंस फिक्स किए गए हैं. Confidentiality of information. The information collected during the population census is so confidential that it is not even accessible to the court of law. सेंसस के द्वारा जो भी पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट किया जाता है वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि कोड ऑफ लॉ के बिफोर भी इसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता. दिस कॉन्फिडेंशियलिटी इज गारंटेड बाय द सेंसस एक्ट 1948. ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ये सेंसस एक्ट 1948 के अंडर गारंटेड है. The law specifies penalty for both census officials and public for non-compliance or violation of any provision of the act. कोई भी सेंसस ऑफिसर या फिर पब्लिक पर्सन कोई भी अगर सेंसस एक्ट 1948 को कंप्लाई नहीं करता है देन उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक पेनल्टीज सेंसस एक्ट 1948 के अंदर प्रोविजन की गई है. हिस्ट्री ऑफ सेंसस. इंडिया में सेंसस का क्या हिस्ट्री रहा है? एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड में सेंसस का क्या हिस्ट्री रहा है? ऋग्वेदा. The earliest literature, Rigveda, mentions that some kind of population count was maintained during 800 to 600 BC in India. 800 to 600 BC इंडिया में इट मीन्स ऋग्वेदा के अंदर ये मेंशन किया गया है कि उस टाइम पर भी सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट
उस टाइम पर मेंटेन किया जाता था। नंबर 2, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य रिटन इन द 3rd century BC रिवील अबाउट कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एज अ मेजर ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में रिटन किया गया था, रिवील करता है कि स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन के लिए मेजर के तौर पर पॉपुलेशन डाटा का कलेक्शन किया जाता था, और इसके अंदर ये ऐसा मेंशन किया गया है। आयन अकबरी also included comprehensive data pertaining to population, industry, wealth and many other characteristics। आयन अकबरी के अंदर भी ये इंक्लूड किया गया है कि पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव डाटा इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। इंडिपेंडेंस से पहले किस तरह से हमारे कंट्री के अंदर सेंसस कंडक्ट कराया जाता था। द हिस्ट्री ऑफ द सेंसस बिगिन विद 1800 व्हेन इंग्लैंड हैज बिगन इट्स सेंसस। पहली बार सेंसस इंग्लैंड के अंदर 1800 में बिगिन किया जाता है। सेंसस वाज कंडक्टेड इन इलाहाबाद एंड इन बनारस बाय जेम्स प्रिंसेप। इंडिया के अंदर सेंसस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड 1824 में इलाहाबाद के अंदर सेंसस कराया जाता है। देन इसके 3 इयर्स आफ्टर बनारस के अंदर 1827-28 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सेंसस कंडक्ट कराए जाते हैं। In 1830, first complete census of Indian city was conducted by Henry Walter in Decca। इंडिया के अंदर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो पहली बार एक सिटी के अंदर कराया गया, इनमें ढाका के अंदर पहली बार 1830 में ये सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन अंडर ब्रिटिश रूल ऑन February 17, 1881 बाय W.C. प्लोडेन, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर फर्स्ट जो सिंक्रोनस सेंसस ऑल इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग ऑल इंडिया के अंदर जो सेंसस कराया जाता है वो 1881 में W.C. प्लोडेन के थ्रू कराया जाता है। सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन अनइंटरप्टेडली वंस एवरी 10 ईयर। 1881 के बाद एवरी 10 ईयर्स में सेंसस प्रैक्टिस कंडक्ट कराया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस। सेंसस क्या क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन पीपल के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए एक लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ओनली इंडियन सेंसस ही होता है। डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स यूज सेंसस डाटा टू एनालाइज ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन एंड मेक प्रोजेक्शंस। डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स के लिए इंडियन सेंसस की नीड होती है सो दैट वो पॉपुलेशन ग्रोथ को एनालाइज कर सकें, पॉपुलेशन ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर प्रोजेक्शंस वो मेकिंग कर सकें। नंबर 2, गुड गवर्नेंस। सेंसस डाटा इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज मैनेजमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट। सेंसस डाटा का यूज एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए एंड इवैल्यूएशन के लिए सेंसस डाटा का यूज किया जाता है। नंबर 3, डिमार्केशन। सेंसस डाटा इज आल्सो यूज्ड फॉर डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड एलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू लोकल बॉडीज, स्टेट लेवल असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। सेंसस डाटा का यूज कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिमार्केशन के लिए किया जाता है एंड लोकल बॉडीज, स्टेट लेवल असेंबलीज एंड पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सीट अलॉट करने के लिए भी सेंसस डाटा का यूज किया जाता है। नंबर 4, बेटर एक्सेस फॉर बिजनेस। The census data is also important for business and industries for strengthening and planning their business। Census data important business and industries के लिए भी significant रखता है because business से related strengthening and planning को उन्हें set करना होता है। Number 5, giving grants। Finance Commission provide grants to the state on the basis of population figure available from the census data। सेंसस डाटा के थ्रू जो भी पॉपुलेशन फिगर्स अवेलेबल होती है उसी के बेसिस पर फाइनेंस कमीशन स्टेट्स को ग्रांट प्रोवाइड करता है। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, SECC। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931। 1931 के बाद सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इंडिया के अंदर 2011 में कंडक्ट कराया गया था, बट इसकी फाइंडिंग्स जो भी थे उन्हें रिवील नहीं किया गया था। It seeks to canvass every Indian family in rural and urban India and ask about their economic status and specific caste name। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के अंडर इंडियन रूरल एंड अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों से इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्पेसिफिक कास्ट नेम उनसे पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन कास्ट सेंसस एंड SECC। फील्ड ऑफ कवरेज। दोनों का
कवरेज क्या है? सेंसस प्रोवाइड पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंड SECC इज अ टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज ऑफ स्टेट सपोर्ट। सेंसस जो होता है वो इंडियन पॉपुलेशन का एक पोर्ट्रेट प्रोवाइड करता है, वहीं SECC जो होता है वो इंडियन सपोर्ट बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल के तौर पर वर्क करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखने के रिस्पेक्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है? सेंसस डाटा इज कॉन्फिडेंशियल, SECC डाटा इज ओपन फॉर यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ग्रांट और रेस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स टू द पीपल। सेंसस डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है एंड SECC डाटा जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ओपन होता है सो दैट वो पीपल को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक डाटा का यूज कर सकें। सिग्निफिकेंस ऑफ SECC, बेटर मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज। SECC के थ्रू इनइक्वालिटीज को बेटर तरीके से मैपिंग किया जा सकता है। SECC हैज द पोटेंशियल टू मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज एट द ब्रॉडर लेवल। इनइक्वालिटीज को ब्रॉडर लेवल पर मैपिंग करने के लिए SECC एक इंपोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क करता है। SECC is useful to establish statistical justification for preserving caste-based affirmative action programs or welfare schemes। कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को प्रिजर्व करने के लिए एंड वेलफेयर स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है उनके जस्टिफिकेशन के लिए, स्टेटिस्टिकल जस्टिफिकेशन के लिए SECC एक यूजफुल टूल के तौर पर वर्क करता है। लीगली इम्पेरेटिव, SECC इज ऑल्सो लीगली इम्पेरेटिव एज द कोड रिक्वायर क्वांटिफिएबल डाटा टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन। एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए कोड को क्वांटिफिएबल डाटा चाहिए और इस वजह से SECC का एक लीगल इम्पेरेटिव हो जाता है। बिकॉज रिजर्वेशन से रिलेटेड मैटर जब कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट को भी एक क्वांटिफिएबल डाटा चाहिए रिजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए और वो डाटा SECC के थ्रू ही मिल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो फेवर कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी फेवर करता है। आर्टिकल 340 mandates the appointment of a commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 के अंदर मैंडेट किया गया है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन होना चाहिए और आर्टिकल 340 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इस कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा। कमीशन मेक रिकमेंडेशंस एज टू द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा सोशली एंड इकोनॉमिकल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन कौन से स्टेप्स टेकन किए जाएंगे, कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करे। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड ट्रेंड्स एंड जर्नी। Lecture is important for GS paper 1, GS paper 2, for prelims and for mains. What is issue? Every year, World Population Day is celebrated on 11 July. United Nations established the day in 1989. Every year, July 11 को World Population Day के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और 1989 में इस डे को यूनाइटेड नेशंस ने एस्टेब्लिश किया था। इंडिया डेमोग्राफिक जर्नी नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। इंडिया की डेमोग्राफिक जर्नी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। The world population increasing, challenges such as poverty, health and gender inequality are scaring the world, developing countries in particular। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, हेल्थ एंड जेंडर इनइक्वालिटी वर्ल्ड को स्केयर कर रहे हैं। पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड में, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये स्केयरिंग बहुत ज्यादा है। Recently, the United Nations Population Fund has released the State of World Population Report 2025, which states that India's population has hit 146.39 crore। Recently, United Nations Population Fund UNFPA के द्वारा State of World Population Report 2025 रिलीज किया गया, जिसके अंडर इंडिया की पॉपुलेशन 146.39 करोड़ एस्टिमेट की गई है। The State of World Population is published annually, which covers and analyzes developments and trends in world population and demographic। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एनुअली पब्लिश किया जाता है जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक को उसका जो भी ट्रेंड्स है या डेवलपमेंट्स हैं इस पॉपुलेशन में उसको एनालाइज करता है। पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या रहे हैं। द डिकेड ऑफ द 1960s एंड 1970s वर स्केरी एज द ग्लोबल पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एट अ ईयरली रेट ऑफ 2%।
1960s एंड 1970s के जो डिकेड रहे हैं वो काफी स्केरी रहे हैं, बिकॉज इन डिकेड्स में ग्लोबल पॉपुलेशन एवरी ईयर 2% के रेट से ग्रो हो रही थी। फॉर इंडिया देयर वाज अ प्रेडिक्शन ऑफ डूम बिकॉज इंडिया फेस अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हंगर एंड डेथ एट द टाइम। इस टाइम पर इंडिया के लिए ये एक डूम प्रेडिक्शन था, बिकॉज इंडिया पॉवर्टी हंगर एंड डेथ फेस कर रहा था इस टाइम पीरियड का ड्यूरिंग। Global fertility rates declined since 1980s. In 1980s, global fertility rates declined rapidly and due to improvement in living conditions and medical infrastructure, life expectancy increased. 1980s के डिकेड से यहाँ पर ग्लोबल फर्टिलिटी रेट थोड़ा डाउन होता है। ग्लोबल फर्टिलिटी रेट इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग रैपिडली तरीके से यहाँ पर डिक्लाइन होता है, और ऐसा होने की वजह कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सच एज इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट होते हैं, पीपल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी इंक्रीज होती है। इन इंडिया टू फर्टिलिटी रेट बिगिन इन फॉल सिंस द 1970 एंड एट प्रेजेंट इज बिलो एट रिप्लेसमेंट लेवल। 1970 से इंडिया की फर्टिलिटी रेट यहाँ पर फॉल होना स्टार्ट हुआ एंड प्रेजेंट में ये रिप्लेसमेंट लेवल के भी बिलो है। India's progress in many health parameters as significant reductions in maternal and child mortality and health parameters में इंडिया का significant progress रहा है, because maternal and child mortality काफी हद तक रिडक्शन भी हुआ है। Reports shedding a light on specific regions, countries and population group and the unique challenge they face. Below replacement, Indian women are having fewer children than needed to maintain the population size across generations. पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करने के लिए जो फर्टिलिटी रेट होना चाहिए इंडियन वुमेन के अंदर, वो फर्टिलिटी रेट काफी लोअर है। फर्टिलिटी रेट बैलेंस जो होता है वो 2.1 होता है, जबकि इंडिया के अंदर प्रेजेंट में 1.9 फर्टिलिटी रेट है। हम देख सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट पर वुमेन किस कंट्री के अंदर कितना है। अफगानिस्तान के अंदर 4.7, इट मीन अफगानिस्तान की पॉपुलेशन स्पीडी तरीके से इंक्रीज हो रही है। पाकिस्तान 3.5, बांग्लादेश 2.1, इंडिया 1.9, नेपाल 1.9, श्रीलंका 1.9, भूटान 1.4 एंड चाइना 1। हम देख सकते हैं कि चाइना के अंदर फर्टिलिटी रेट पर वुमेन ओनली 1 है। यही वजह है कि चाइना का पॉपुलेशन डाउन हो रहा है। इंडिया, नेपाल और श्रीलंका ये सभी नेबरिंग कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज का पॉपुलेशन या फर्टिलिटी रेट जो है पर वुमेन वो कांस्टेंट है 1.9 एंड बांग्लादेश के अंदर पॉपुलेशन बैलेंस तरीके से इंक्रीज हो रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रही है। इंडिया पॉपुलेशन डायनेमिक्स, 3 components, fertility, mortality and migration play a pivotal role in shaping India demographic landscape. इंडिया के डेमोग्राफिक लैंडस्केप को शेपिंग करने में 3 कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 1 फर्टिलिटी, नंबर 2 मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। फर्टिलिटी रेट, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन रिड्यूसिंग इट्स फर्टिलिटी। इंडिया ने फर्टिलिटी को रिड्यूस करने के लिए सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स टेकिंग किए हैं। Country's total fertility rate (TFR) has declined to 1.9, falling below the replacement level of 2.1. कंट्री का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 प्रेजेंट में हो चुका है और 2.1 पहले था इसका फर्टिलिटी रेट। इट मींस कंट्री के अंदर फर्टिलिटी रेट 2.1 से प्रेजेंट में 1.9 तक आ चुका है। टोटल फर्टिलिटी rate measure the number of children a woman is expected to have throughout her reproductive age. टोटल फर्टिलिटी रेट मीन्स कोई भी वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने चिल्ड्रन बोर्न कर सकती है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। मोर्टेलिटी रेट, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द मोर्टेलिटी रेट एज वेल। मोर्टेलिटी रेट में भी सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस हैज आल्सो इंक्रीज्ड ओवर टाइम। विद दिस इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ डेमोग्राफिक शिफ्ट टुवर्ड्स एन एजिंग पॉपुलेशन। मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडियंस का इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया के डेमोग्राफिक शिफ्ट शो हुए हैं टुवर्ड्स एजिंग पॉपुलेशन की तरफ ये मूव हुई है। माइग्रेशन, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन आर आल्सो क्रिटिकल इश्यूज। इंडिया के अंदर माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन भी क्रिटिकल इश्यूज हैं। रैपिड रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन इज पोजिंग अ थ्रेट टू एग्जिस्टिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के अंदर जिस तरह से रैपिडली रूरल से अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बिफोर काफी चैलेंजेस पोज हुए हैं। यंग वर्कफोर्स, इंडिया हैज लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में
लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री बन चुका है इंडिया। इंडिया कैन हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ इट्स यंग वर्कफोर्स बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। इंडिया इस वर्कफोर्स का यूज बेटर तरीके से कर सकता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके। हेल्थ केयर सिस्टम, द डिक्लाइन इन मॉर्टेलिटी एंड इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर रिफ्लेक्शन ऑफ अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम एंड इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड। इंडिया के अंदर मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रहा है। ये कहीं ना कहीं रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एजिंग पॉपुलेशन, द इशू ऑफ पॉपुलेशन एजिंग रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म प्लान फोकसिंग ऑन geriatric care and providing social security benefits। पॉपुलेशन एजिंग से रिलेटेड इशू एक बड़ा इशू है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर geriatric केयर एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पर फोकस करना होगा। According to the 2011 census, individuals aged 60 years and above constitute 8.6% of the total population। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 60 एंड 60 प्लस एज के टोटल परसेंट का शेयर 8.6% है। दिस नंबर was 14 crore and 90 lakh in 2022, accounting for 10.5% of the total population। करंट में एजिंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 10.5% हो चुके हैं। पहले ये 2011 में 8.6% हुआ करते थे, बट अब ये 10.5% हो चुके हैं। इट मीन्स 14 करोड़ 90 लाख के आसपास 2020 का डाटा है। एजिंग पॉपुलेशन हमारे इंडिया के अंदर लिविंग कर रही है। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी यानी इंपॉर्टेंट कंसर्न। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वेरी लो, which can be a hurdle in India's path of a sustainable development goal to 2030। वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वेरी लो है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पाथ को हार्डल कर सकता है, और 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन लाइट ऑफ इट्स पॉपुलेशन डायनामिक्स। इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए क्या प्रोग्रेस किया है। Adoption of Sustainable Development Goal। In 2015, the United Nations adopted the Sustainable Development Goal, which were soon recognized as important metrics in assessing the progress of nations। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने SDG को अडॉप्ट किया था, और SDG को कंट्रीज के प्रोग्रेस को असेस करने का एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक भी इसको बना दिया गया। टारगेट ईयर ऑफ SDG इज 2030। 2030 तक हमें SDG के टारगेट को अचीव करना है। 3 most important SDG which form the core of development। नंबर 1 नो पॉवर्टी, नंबर 2 जीरो हंगर, नंबर 3 गुड हेल्थ। ये कोर डेवलपमेंट है SDG के अंदर। With 2030 the target year coming closer, India's progress in the SDGs should be understood particularly in light of population dynamics। 2030 तक हमें टारगेट अचीव करने SDG के, और ये काफी क्लोज आने वाला है। अब इंडिया को चाहिए कि इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए क्या प्रोग्रेस किए हैं, और पॉपुलेशन डायनामिक्स के हिसाब से हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा। नंबर 1 पॉवर्टी, इंडिया मेड ग्रेट लीप्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ एराडिकेटिंग पॉवर्टी। द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन reduced from 48% to 10% between 90 and 2019। पॉवर्टी इरेडिकेटिंग करने के लिए इंडिया ने वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं, एंड बिलो पॉवर्टी लाइन में लिविंग करने वाली पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो काफी रिड्यूस हुआ है। 1990 में जहां 48% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते थे, वहीं 2019 में 10% तक रिड्यूस हो चुके हैं। India's extreme poverty rate, defined by the World Bank as living on less than $2.15 per day, fell to 5.3% in 2022-23, down from 16.2% in 2011-12। इंडिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट भी 2011 के कंपेयर में काफी रिड्यूस हुआ है। 2011 में एक्सट्रीम पॉवर्टी 16.2% हुआ करती थी, वहीं 2022-23 में ये 5.3% तक रिड्यूस हो चुकी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी किस तरह से डिफाइन की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिफाइन की गई है। कोई भी पर्सन जो $2.15 पर डे के साथ लिविंग कर रहा है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी कैटेगरी में आता है। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा दैट केम इनटू इफेक्ट इन 2006 प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन एड्रेसिंग रूरल पॉवर्टी। इंडिया में रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए 2006 में मनरेगा
स्टार्ट किया गया था और मनरेगा ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हेल्थ केयर, इंडिया has maintained remarkable progress in health care. The Janani Suraksha Yojana of 2005 provides cash benefit to the pregnant women to save poor families from hefty health expenditure. इंडिया ने हेल्थ सेक्टर में भी रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है। इंडिया के अंदर 2005 में जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई थी। इस योजना के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट वुमेन को कैश बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाता है। ऑल द क्रिटिकल मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैव सीन स्टडी डिक्लाइन। इंडिया के अंदर मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में स्टडी डिक्लाइन शो हुए हैं। न्यूट्रिशन एंड हंगर, हंगर एंड न्यूट्रिशन इज अ सेक्टर इन क्राइसिस। हंगर एंड न्यूट्रिशन एक ऐसा सेक्टर है इंडिया के अंदर जो क्राइसिस फेस कर रहा है। एज पर द इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी असेसमेंट, अबाउट 333.5 मिलियन पीपल इन इंडिया वर फूड इनसिक्योर इन 2022-23। इंडिया के अंदर अबाउट 333.5 मिलियन और अबाउट 33 करोड़ पीपल फूड इनसिक्योर थे 2022-23 में। 63.3% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन could not afford the cost of a required diet even with 100% of income spent on food. इंडिया के रूरल पॉपुलेशन का ओवर अबाउट 63.3% पॉपुलेशन ऐसी है जो रिक्वायर्ड डाइट के लिए फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इवन अगर वो 100% अपने इनकम भी स्पेंड करते हैं तब भी वो रिक्वायर्ड डाइट टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। India has been ranked 105 out of 127 countries in the Global Hunger Index 2025, placing it in the serious category for hunger level. 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 105 था आउट ऑफ 127 कंट्रीज। इस वजह से इंडिया को हंगर लेवल की सीरियस कैटेगरी के अंदर प्लेसिंग किया गया है। इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट अमंग चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स एंड एनीमिया अमंग वुमेन पोस्ट सीरियस चैलेंजेस। इंडिया के अंदर 5 ईयर्स से बिलो चिल्ड्रन के अंदर स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। वुमेन के अंदर एनीमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि सीरियस चैलेंज पोज कर रही हैं। विद द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट किया गया था और क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी गेट की थी। The maternal mortality rate decreased from 384.4 in 2000 to 102.7 in 2020। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया के अंदर डाउन हुआ है। 2000 में 384.4 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था, वहीं 2020 में अब ये 102 तक रिड्यूस हो चुका है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 66.7 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इन 2000 to 25.5 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इन 2021। इंडिया के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2000 में जहां 66.7 पर 1000 लाइव बर्थ हुआ करता था, 2021 में ये रिड्यूस होकर 25.5 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ तक डिक्रीज हो चुका है। दिस अचीवमेंट सो दैट देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड कवरेज ऑफ हेल्थ केयर। ये जो अचीवमेंट है ये शो कर रहे हैं कि इंडिया के हेल्थ केयर में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुए हैं। इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम, टॉप 1% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन होल्ड 40% ऑफ द टोटल वेल्थ एंड टॉप 10% होल्ड 77%। कंट्री टोटल वेल्थ की अगर बात की जाए तो टॉप 1% रिच पॉपुलेशन के अंडर 40% वेल्थ है एंड टॉप 10% के अंडर में 77% वेल्थ का शेयर है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022, टॉप 10% एंड टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन होल्डिंग 57% एंड 22% ऑफ टोटल नेशनल इनकम। कंट्री के टोटल नेशनल इनकम में टॉप 1% रिच पर्सन का शेयर 22% है, टॉप 10% का शेयर 57% है। What needs to be looking into? Number 1, acknowledge changing population dynamics during policies formation. पॉलिसीज जिस टाइम पर फॉर्मुलेट की जाती है उस टाइम पर चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स को एक्नॉलेज करना होगा। फॉर इंडिया टू अचीव द एसडीजी, द चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स हैज टू बी एक्नॉलेज विद इन वाइल फॉर्मिंग पॉलिसीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स को पॉलिसीज फॉर्मुलेटिंग करने के ड्यूरिंग एक्नॉलेज करना होगा। नंबर 2, इंडिया नीड्स टू एड्रेस इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया को इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करना होगा। नंबर 3, इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्गर सेफ्टी नेट टू सेव पुअर फैमिलीज। पुअर फैमिलीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे। स्ट्रॉन्गर सेफ्टी नेट उन्हें प्रोवाइड करना होगा।
नंबर 4, इंडिया नीड्स टू इंक्रीज बजटरी एलोकेशन फॉर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर के लिए बजटरी एलोकेशंस को हमें इंक्रीज करना होगा। नंबर 5, नीड टू एनहांस जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी को एनहांस करना होगा। A gender equal approach and empowerment of the vulnerable women can solve most issues and propel India's progress in sustainable development goal। इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिस्पेक्ट में प्रोग्रेस को प्रोपोल करने के लिए हमें जेंडर इक्वलिटी को इंक्रीज करना होगा। ज्यादा से ज्यादा हमें वुमेन को एम्पावर करना होगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, 2025 का वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स रही हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हैज रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। What are key highlights of the report? Population estimation. India's population is estimated to have reached 146.39 crore by April। इंडिया की पॉपुलेशन 146.39 करोड़ तक रीच हो चुकी है। इंडिया यूथ पॉपुलेशन रिमेन्स सिग्निफिकेंट विद अबाउट 24% ऑफ द पॉपुलेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 0 to 14। 0 to 14 एज ब्रैकेट में आने वाली पॉपुलेशन 24% है। And 17% in the age bracket of 10 to 19, 26% in the age group 10 to 24, 68% of the population in India is of working age। It means इंडिया के अंदर वर्किंग एज 15 to 64 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है, 68% पॉपुलेशन है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। Fertility rate. Country's total fertility rate has declined to 1.9, falling below the replacement level of 2.1। The total fertility rate measures the number of children a woman is expected to have throughout her reproductive age। इंडिया में फर्टिलिटी रेट भी काफी डाउन हो रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एन इंडियन मेल इज प्रोजेक्टेड 71 एंड 74 फॉर फीमेल। इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 71 प्रोजेक्ट की गई है मेल के लिए एंड 74 वुमेन के लिए प्रोजेक्ट की गई है। Elderly population currently stand at 7%, that is expected to rise in coming decades as life expectancy improve। Elderly population भी इंडिया में 7% तक इंक्रीज हो चुकी है और कमिंग ईयर्स में ये इम्प्रूव हो सकती है। Swelling population, the population is expected to grow to 170 crore before starting to dip in about 40 years। पॉपुलेशन जो हमारी इंक्रीज होगी 170 करोड़ तक इंक्रीज होने के बाद, ग्रोथ होने के बाद, इट मीन्स अब से लगभग 40 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन डिप होना स्टार्ट होगा। 170 जैसे ही पॉपुलेशन हमारा होगा उसके बाद ये डाउन होना शुरू हो जाएगी। रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी इज द रेट नीडेड फॉर ईच जनरेशन टू रिप्लेस द प्रीवियस जनरेशंस पॉपुलेशन। टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? ये एक पॉपुलेशन इंक्रीज का एक ऐसा रेट है जिसमें प्रीवियस जनरेशन पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए एक न्यू जनरेशन आती है। ये रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। व्हाट इज द यूएनएफपीए? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या होता है? इज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली एंड वर्क्स एज अ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सब्सिडरी ऑर्गन है जो कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी के तौर पर वर्क करता है। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल EKCOSOC एस्टैब्लिश इट्स मैंडेट। यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इसके मैंडेट को एस्टैब्लिश किया था। एस्टैब्लिशमेंट, established as a trust fund in 1967 and began operations in 1969। स्टार्टिंग में यूएनएफपीए को एक ट्रस्ट के तौर पर, ट्रस्ट फंड के तौर पर 1967 में एस्टेब्लिश किया गया था। इन 1987 इट वाज ऑफिशियली रीनेम्ड द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। 1987 में इसको ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के तौर पर रीनेमिंग किया गया था। ओरिजिनल एब्रिविएशंस यूएनएफपीए फॉर यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज वाज रिटेन्ड। पहले इसका नाम जो था यूएनएफपीए का यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज था। ऑब्जेक्टिव, यूएनएफपीए वर्क डायरेक्टली टू टैकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन हेल्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंडर मेंशन किया गया। एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अंदर मेंशन किया गया। जेंडर इक्वालिटी 5 के अंदर मेंशन किया गया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टेकल करता है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, 4, 5 को स्पेशली टेकल करता है। फंड यूएनएफपीए इज नॉट सपोर्टेड बाय यूएन बजट, यूएन बजट के द्वारा इसको सपोर्ट नहीं किया जाता है। एंटायरली सपोर्टेड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस ऑफ डोनर गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, द प्राइवेट सेक्टर फाउंडेशंस एंड इंडिविजुअल्स। यूएनएफपीए को डायरेक्टली यूएन बजट के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इसको डोनर गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर फाउंडेशंस एंड इंडिविजुअल के द्वारा इसको फंडिंग किया जाता है। दिस इज PYQ related to this article. Which sectors will affected most due to 50% US tariff? 50% US टैरिफ की वजह से इंडिया के कौन कौन से सेक्टर मोस्टली अफेक्टेड होंगे? हाउ इज इंडिया हैंडलिंग दिस? बाय न्यूज। The 50% tariffs imposed by the US on imports from India come into effect on August 27. यूएस के द्वारा इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया गया था। अगस्त 27 से ये स्टार्ट हो चुके हैं। Several sectors, many of them labor intensive, which export item to US, seeing a significant dip in demand. इंडिया के several sectors including labor intensive जो इंडिया को आइटम्स एक्सपोर्ट किया करते थे, इन आइटम्स की डिमांड में सिग्निफिकेंट डिप देखे गए हैं। द गवर्नमेंट इज डिवाइजिंग अ प्लान टू सपोर्ट दीज सेक्टर्स एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ दूसरी प्लानिंग कर रही है। अब ऑप्शन के तौर पर क्या क्या प्लानिंग किए जा रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट को मेंटेन किया जा सके। हाउ डू वी नो विच सेक्टर विल बी मोस्ट अफेक्टेड? कौन सा सेक्टर 55% टैरिफ की वजह से मोस्ट अफेक्टेड हुआ है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? द इंटेंसिटी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ कैन बी अराउंड बाय लुकिंग एट 3 मैट्रिक्स इन कॉम्बिनेशन। टैरिफ के इम्पैक्ट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर 3 मैट्रिक्स को कॉम्बिनेशन के तौर पर देखेंगे। नंबर 1, द अमाउंट एक्सपोर्टेड टू द यूएस इन एब्सोल्यूट टर्म, द शेयर ऑफ द यूएस इन दैट सेक्टर्स टोटल एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड, द फाइनल टैरिफ दैट सेक्टर इज फेसिंग। नंबर 1, किसी पर्टिकुलर सेक्टर का कितना अमाउंट में यूएस के लिए एक्सपोर्ट किया जा रहा है आइटम। नंबर 2, उस पर्टिकुलर सेक्टर से एक्सपोर्ट होने वाले टोटल आइटम्स का कितना परसेंट शेयर यूएस को एक्सपोर्ट हो रहा है। नंबर 3, उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर यूएस टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ये जो मैट्रिक्स हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे या हमें अंडरस्टूड कराएंगे कि किस टैरिफ का किस सेक्टर पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। If a sector export a large amount to the US form a major part of its total export and the tariff are high, then the pain felt by that sector will be likely high. However, if the US form a small share in the sector's total export, then the impact is likely to be limited. टोटल एक्सपोर्ट यूएस के लिए जिस सेक्टर का ज़्यादा हो रहा था उस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। टोटल एक्सपोर्ट अगर कम था किसी सेक्टर का तो उस सेक्टर के ऊपर टैरिफ का इम्पैक्ट कम पड़ने वाला है। विच सेक्टर आर लाइकली टू सी अ सीवर इम्पैक्ट, किस किस सेक्टर पर सीवर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फॉलोइंग डाटा इज गिवन एज पर एक्सपोर्ट इन 24-25। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फॉलोइंग ये कुछ डाटा दिए हुए हैं और ये 2024-25 के एक्सपोर्ट के बेस पर है। नंबर 1, श्रिम्प इंडस्ट्री। श्रिम्प इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट रहा है यूएस के लिए 2024-25 में वो अबाउट $2.4 बिलियन का रहा है। टोटल श्रिम्प एक्सपोर्ट जो किया गया था वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट शेयर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो 32.4% एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं। अर्लियर टैरिफ जो था वो 10% था, करंट टैरिफ 60% है। इम्पैक्ट सोर्स ऑफ इंडिया श्रिम्प फेल बाय अबाउट 20%। इंडिया श्रिम्प का जो सोर्स था वो 20% तक फेल हो चुका है और प्राइस भी इसके फॉल हो रहे हैं। नंबर 2, डायमंड गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। एक्सपोर्टेड $10 बिलियन वर्थ ऑफ डायमंड गोल्ड एंड ज्वेलरी। $10 बिलियन तक का हम एक्सपोर्ट किया करते थे। वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट में 40% शेयर यूएस के लिए किया जाता था। ओल्ड टैरिफ ओनली 2.1% था, करंट टैरिफ 52.1% हो चुका है। इफेक्ट, सूरत इज अ हब फॉर डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री, एम्प्लॉय अबाउट 12 लाख पीपल, नाउ सो प्रोडक्शन कट्स। सूरत जो कि डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री का हब माना जाता था
12 लाख पीपल को इसने यहाँ पर इंडस्ट्री ने एम्प्लॉय किया हुआ था। प्रोडक्शन कट होने की वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कट हो सकता है। नंबर 3, टेक्सटाइल एंड अप्रेजल सेक्टर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हिट सेक्टर। एक्सपोर्ट एट $10.8 बिलियन वैल्यू। लास्ट ईयर $10.8 बिलियन तक का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया था। वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट शेयर में 35% शेयर है। ओल्ड टैरिफ 13.9%, न्यू टैरिफ 63.9%। नंबर कारपेट एक्सपोर्टेड $1.2 बिलियन वॉट, शेयर 58.6% ऑफ टोटल कारपेट एक्सपोर्ट। ओल्ड टैरिफ 2.9%, न्यू टैरिफ 52.9%। ऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सपोर्ट वैल्यू $2.7 बिलियन, शेयर 13.2%, ओल्ड टैरिफ 4%, न्यू टैरिफ 54%। नंबर 6, स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर सेक्टर। एक्सपोर्टेड वैल्यू $4.7 बिलियन, शेयर 17%। नंबर 7, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस सेक्टर। एक्सपोर्ट वैल्यू $6.7 बिलियन एंड एक्सपोर्ट शेयर 20%। इम्पैक्ट ऑफ 50% टैरिफ इन इंडिया। इंडिया में जो 50% टैरिफ इम्पोज किया गया है, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। GDP growth. India's GDP growth could be saved off by 0.4 to 1.2%, with some estimate suggesting a decline of up to 1% if tariff persist. इंडिया के अंदर अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहते हैं तो इंडिया की GDP 0.4% से 1.2% तक डाउन हो सकती है। जॉब लॉसेस, मिलियंस ऑफ जॉब could be at risk, particularly in labor-intensive sector like textile, leather, and seafood, with estimate suggesting up to 1,50,000 to 2 lakh of jobs could be lost. मिलियंस ऑफ पीपल का जॉब यहाँ पर रिस्क हो सकता है और अबाउट 1,50,000 से 2 लाख तक यहाँ पर जॉब रिड्यूस हो सकता है। नंबर 3, एक्सपोर्ट डिक्लाइन। इंडियन एक्सपोर्ट टू US could decline by 20 to 30%, with some sectors like textile and apparel potential facing a 30 to 31% cost disadvantage. इंडिया का एक्सपोर्ट भी 20 to 30% तक यहाँ पर डिक्लाइन हो सकता है, स्पेशली टेक्सटाइल एंड अप्रेजल, इससे रिलेटेड आइटम्स भी इनका एक्सपोर्ट रिड्यूस हो सकता है। व्हाट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। नंबर 1, सपोर्ट मेजर्स। Indian government is working on measures to insulate domestic exporters, including a proposed export promotion mission with a budget of rupees 25,000 crore. इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को इंसुलेट करने के लिए मेजर्स टेकिंग कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया है, जिसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट सेट किया गया है। नंबर 2, ट्रेड नेगोशिएशंस। इंडियन गवर्नमेंट इज एंगेजिंग विद वेरियस अदर कंट्रीज टू रिवाइव ट्रेड एंड टू बूस्ट एक्सपोर्ट। ट्रेड को रिवाइव करने के लिए, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट वेरियस अदर कंट्रीज के साथ एंगेज कर रही है। In this session, we will discuss India's dependence on coal rises. The Ministry of Statistics and Program Implementation, Energy Statistics in India Report 2025. Key points of the report. The share of the coal in India's total energy generation increased to 79% in 2023-24, about 2% point more than previous year. Ministry of Statistics and Program Implementation, Energy Statistics के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कोल पर डिपेंडेंसी, इट मीन्स एनर्जी सेक्टर में कोल का जो रोल है वो 79% तक इंक्रीज हो चुका है। कोल हैड ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड मोर देन 70% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन कंट्रीज सिंस 2014-15। 2014-15 से टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में कोल का जो रोल रहा है वो 70% से ज्यादा रहा है। क्रूड ऑयल शेयर at 6% in 2023 had reduced from 2014-15 when it was 11% in 2014-15। बात अगर क्रूड ऑयल के शेयर की जाए एनर्जी जनरेशन में, इसका जो शेयर है 2023-24 में ओनली 6% रहा है। 2014-15 में इसका रोल 11% हुआ करता था। इट मीन्स एनर्जी जनरेशन में क्रूड ऑयल का जो शेयर है वो रिड्यूस हो रहा है। Natural gas was 7% of the total energy produced and slid from 9% in 2014-15। नेचुरल गैस का रोल भी या शेयर भी एनर्जी प्रोडक्शन में डाउन हो रहा है। 2014 में 9% था, करंट में ये 7% तक आ चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैव नॉट सीन एनी मीनिंगफुल राइज इन द शेयर ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट डिकेड। टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का
जो रोल होना चाहिए था ज़्यादा, वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, इसका शेयर अभी भी मीनिंगफुल नहीं है। द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रो, सोलर, न्यूक्लियर एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज स्टूड एट 77% ऑफ द टोटल शेयर। हाइड्रो, सोलर एंड न्यूक्लियर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो रोल रहा है वो ओनली 7% रहा है। दिस शेयर वॉज 6% इन 2014-15 में ये 6% था। शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में रिन्यूएबल सोर्सेज का शेयर क्या रहा है। इन टोटल एनर्जी प्रोडक्शन हैज ऑलवेज बीन अंडर 10% इन द पास्ट डिकेड डिस्पाइट एन एक्टिव रिन्यूएबल पुश फ्रॉम द सेंटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल सोर्स को इंक्रीज करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल सोर्सेज का रोल ऑलवेज 10% से भी लेस रहा है। Almost 26% of India's coal supply is imported. As per the data, in 2019-20, it was at a decadal high of 31%. एक डाटा के अकॉर्डिंग कोल अदर कंट्री से भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में जितने कोयला का यूज हम करते हैं उसका 26% कोयला हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट कराना पड़ता है। 2019-20 एक ऐसा ईयर रहा है जब हमें 31% तक कोयला को इंपोर्ट करना पड़ा। Import dependence of coal has been more than 25% in the past decade. Past decade में कोल का import हमने 25% तक किया है। Highest import dependence in crude oil with a dependence of 89% and has not seen any meaningful reduction in the past decade. Highest import जो हमने किया है वो क्रूड ऑयल का किया है। 89% क्रूड ऑयल हम अदर कंट्री से import करते हैं। Coal dominates. Coal in the share of total energy production increased from 77% in financial year 23 to 79% in financial year 24. A fourth of coal supply is imported. इंडिया के अंदर टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में कोल का शेयर इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 77% हम कोल का यूज करते थे, शेयर था कोल का टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में। फाइनेंशियल ईयर 24 में 79% तक इंक्रीज हुआ। 1/4 कोल हम इंपोर्ट करते हैं टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में जितना हम यूज करते हैं। हम देख सकते हैं कि नीचे जो ग्राफ दिया हुआ है टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, लिग्नाइट, कोल का कितना रोल है। देख सकते हैं कि कोल का रोल सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी का रोल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।